हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो यहाँ पे हम क्लास 10th के चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन आपको बता दी थी। आपकी स्क्रीन में एडिशन रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कोई नया एलिमेंट आकर के ऐड होता है। तो यहाँ पर आपको एक नया एलिमेंट ऐड होता दिखाई देगा। तो एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं? सबसे पहली चीज ये है कि एडिशन रिएक्शन कौन आपके सामने शो करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए आपके पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला टॉपिक है एडिशन रिएक्शन का। और एडिशन रिएक्शन जो आपको शो करेंगे वो शो कर सकते हैं आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके सामने एडिशन रिएक्शन को दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन? इस चीज को हम देखते हैं। यदि हमारे पास में कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे लिखते हैं सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। तो इसे हम आर, इधर भी आर, यहाँ आर और यहाँ भी आर से शो करते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे यदि आपको एडिशन करना है तो ये जो आपके पास में सिंगल बॉन्ड है, ये दो जो डबल बॉन्ड है, ये दो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एडिशन आप हाइड्रोजन का करा रहे हैं, तो आपने H2 यहाँ पे ले रखा है और एडिशन रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। यूजुअली आप निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, निकल कैटलिस्ट यहाँ पे आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो सी डबल बॉन्ड सी है ये सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा और आर के दो ग्रुप्स यहाँ पे ऑलरेडी अटैच रहेंगे, ये ऊपर और ये नीचे। और अब यहाँ पे आपको दोनों ही पार्ट में हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो ये आपके पास एक नया कंपाउंड बन करके आ जाएगा। ठीक ना? इसको आप लिख सकते हैं सी बॉन्ड सी, इधर भी H है और यहाँ भी H लगा लें, इधर पे R, इधर पे R, इधर पे R और यहाँ पे भी R। ये एक नया कंपाउंड आपके पास बन करके आ चुका है। इसको बना लें आप लोग। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है जिसमें आप पर्टिकुलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो इसे आप बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके, तो इसे आप क्या कहेंगे? इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को ना? ओके, तो देखिए जो एडिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, तो एडिशन रिएक्शन बहुत सारे हमारे काम बना सकती है। एडिशन रिएक्शन से मेनली आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ये इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन दी गई है इसमें आपके पास में एक जो कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? एल्कीन है। सो दिस इज अ एल्कीन। और आप रिएक्शन करा रहे हैं, निकल की यहाँ पे प्रेजेंस है और एक्चुअली H2 को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, H2 को आप लोग यहाँ लिख दें। और H2 के साथ रिएक्शन होने से आपके पास में यहाँ का जो डबल बॉन्ड है दो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो गया, जिससे आपके दो हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। चलिए अब ये रिएक्शन खत्म होती है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एडिशन में एक नया एलिमेंट पुराने एलिमेंट को डिस्टर्ब करे बगैर अपनी जगह आकर के ले लेता है, मगर सब्स्टिट्यूशन में
पूरा कुछ जाएगा और कुछ आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक का जाना और उसकी जगह दूसरा कोई टेक प्लेस करना। तो सब्स्टिट्यूशन कौन सी हाइड्रोकार्बन देंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन आपके देंगे एल्केन। एल्केन मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया है? मीथेन लिया है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो ये हमने इसका स्केलेटन फॉर्मूला लिख दिया है, मीथेन का CH4। और मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं, Cl2। तो Cl2 को मैंने खोल करके लिख दिया यहाँ पे, तो बन गया Cl बॉन्ड Cl। ओके, ये रिएक्शन सनलाइट में होती है। तो क्या होगा बच्चों? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के अलग हो जाएगा और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH3Cl, जिसे आप क्या बोलते हैं IUPAC में? क्लोरोमीथेन। ओके, तो ये क्लोरोमीथेन कंपाउंड बन जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन में देखने को मिल रहा है कि एक एलिमेंट चला गया, उसके बदले में दूसरा एलिमेंट आ गया। सच रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन को आप आगे भी कर सकते हैं। मतलब यदि आप CH3Cl में आगे यदि Cl2 की लड़ाई कराएं, मतलब कुछ इस तरीके से समझे, CH3Cl आपके पास ऑलरेडी बन चुका है और अगर आप फिर से इसमें HCl का अटैक करवाएंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा? एक Cl फिर से यहाँ पे, सॉरी Cl2 का अटैक कराना था, मैंने HCl का करा दिया। तो Cl2 का अटैक यदि करेंगे तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl अटैच हो जाएगा। तो CH, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl और HCl आपका अलग से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड बन गया? ये कंपाउंड बन गया CH2Cl2। CH2Cl2 आपका कंपाउंड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका अलग बन जाएगा। तो आई होप सभी को ये रिएक्शन क्लियर हो चुकी है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराते जाते हैं और ये रिएक्शन सनलाइट में होती है। तो आप चाहें तो एरो के ऊपर सनलाइट लिख दें या यूवी लिख दें। ठीक है ना? चलिए, सो दिस इज कंप्लीट। ये आपकी रिएक्शन हो चुकी है। इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन हमारे पास में है जिसमें हम एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे। ओके, एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हमारी होने वाली है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। अभी हमने जो रिएक्शंस देखी हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन की देखी हैं। हालांकि एल्कोहल की एक रिएक्शन हमने देखी थी, ये आपके सामने बनी हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। बट अब हमारा टॉपिक बनता है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो इथेनॉल का कंपाउंड का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, इथेनॉल, जिसे C2H5OH कहा जाता है, C2H5OH। इसे डिटेल में CH3CH2OH भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, CH3CH2OH कैसे लिख दिया? C2H5 की चेन को ब्रेक कर दिया और C2H5 की चेन जो ब्रेक होगी वो बन जाएगी CH3 बॉन्ड CH2 और एक बॉन्ड खुल जाएगा। तो ये देखिए, ये C2H5 है और ये पार्ट क्या है आपके पास में? OH। तो पहली रिएक्शन के रूप में हम क्या करा रहे हैं? पहली रिएक्शन के रूप में इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सोडियम। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाइए रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सोडियम या रिएक्शन विथ सोडियम, एल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किस तरीके से सोडियम के साथ रिएक्शन होगी?
तो यहाँ पर आप CH3CH2OH, आप इसको एक काम करिए, आप इसको C2H5OH लिख लें, C2H5OH, क्योंकि इसको चेन में ब्रेक करने से कोई खास फायदा नहीं है आपका। प्लस क्या करना है आपको, सोडियम के साथ आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और यहाँ पे भी इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अगर अलग होगा तो एक सिंगल बॉन्ड छोड़ करके जाएगा, मतलब 2C2H5O, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एक, तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो हाइड्रोजन अलग हो गया। जब एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन अलग हुआ तो 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन, मतलब क्या होगा, H2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब H2 अलग हुआ है तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, सोडियम। यस, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के अटैच हो जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा C2H5ONA। ओके, C2H5ONA, इसका नाम कहलाता है सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम नोट कर लें, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। तो ये कंपाउंड आपका सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्लीज पूछिए, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो ये रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ सोडियम है, कि सोडियम एथॉक्साइड बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी यहाँ पे H2SO4 के साथ। तो H2SO4 के साथ हमें रिएक्शन करानी है, देखते हैं किस तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन का नाम क्या कह सकते हैं, इस रिएक्शन को हम, इस रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल को हम, एल्कोहल से हम पानी निकालेंगे, तो टॉपिक बनाएंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल, तो ये हमारे पास में एल्कोहल है, अब इसको हम डिहाइड्रेट करने जा रहे हैं। तो एल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है एल्कोहल का फॉर्मूला, CH3CH2OH। ये हमारे पास में एल्कोहल का फॉर्मूला हुआ करता है, और इसको हमको क्या करना है बच्चों, डिहाइड्रेट करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, अल्कोहल कैटेगरी है और इथेनॉल इसका कंपाउंड है, बात तो सही है। तो हम किसी भी पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्कोहल पे, इथेनॉल पे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2OH। पर्टिकुलरली फिलहाल यहाँ पर हम रिएक्शन जो दिखा रहे हैं वो वाकई में इथेनॉल पे ही दिखा रहे हैं, बट अप्लाई हम सब पे कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, एल्कोहल का जब भी आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो किससे डिहाइड्रेशन होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा कंसंट्रेट H2SO4 से। तो कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन करने की ताकत रखता है, ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे, तो प्लस कर दीजिए एट द एंड ऑफ रिएक्शन H2O। अब जैसे ही आपने H2O बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बच गए, कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन और 3 और 1, 4 हाइड्रोजन। तो आप क्या लिख सकते हैं, C2H4। और आपको दिख रहा होगा कि ये एक क्या है, एल्कीन है, और इस एल्कीन का IUPAC नाम क्या है, यहाँ पे जो बन रही है, यहाँ पे बन रही है एथिलीन या इथीन। IUPAC नाम इसका इथीन है। तो आपके पास क्या था, इथेनॉल, तो इथेनॉल से इथीन बन जाएगी। अगर प्रोपेनॉल होगा तो प्रोपीन बन जाएगी। अगर ब्यूटेनॉल होगा तो ब्यूटीन बन जाएगी। मतलब यदि आपके पास कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल से आप क्या बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। सो अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा,
कौन करवाएगा डिहाइड्रेशन? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो नोट कर लें ये रिएक्शन। CH3CH2OH लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दिया आपको। C2H5OH डायरेक्ट लिख लें तो भी काम चल जाएगा। अगर C2H5OH लिख देंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन, तो H2O को रिमूव कर दीजिए और ये बन जाएगा C2H4। C2H4 किसका फॉर्मूला है? इथीन का। अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है एकदम सभी बच्चों को? रिप्लाई करें भाई, क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगली हेडिंग बनाइए, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। यहाँ पे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। यस, ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। तो पहली रिएक्शन जो हमारी इथेनोइक एसिड की है, उस रिएक्शन का नाम है एस्टरीफिकेशन। ओके, उस रिएक्शन का नाम है एस्टरीफिकेशन। अच्छा, एस्टरीफिकेशन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस रिएक्शन में हम एस्टर बनाते हैं। अब आप कहोगे सर ये एस्टर क्या होता है? तो बेटा एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिससे आपके खुशबूदार परफ्यूम बनते हैं। ओके, और अच्छे अच्छे फ्रेगनेंस बनते हैं। और आप ये जो टॉफी खाते हो, कच्चा मैंगो, मैंगो बाइट, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको आम खिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो ओके, तो ये जो बेटा टॉफियां होती हैं, ये किससे बनते हैं? ये एस्टर से बनते हैं। तो हम उसी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एस्टर की। एक सेकंड बच्चों। तो बच्चों एस्टरीफिकेशन में करना क्या है आपको? एस्टर बनाना है। एस्टर कैसे बनेगा बेटा? अगर आप अगर आप एसिड में अल्कोहल मिक्स कर देंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिक्स कर देंगे? अल्कोहल। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? तो आपका एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। तो यदि इस रिएक्शन को हम बाय रूट नेम देखें तो ये रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगी? आपको क्या क्या लेना है? आपको लेना है एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, प्लस आपको क्या लेना है? आपको लेना है अल्कोहल। ठीक है ना? एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनेगा आपके पास में? एस्टर प्लस वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे आपका वाटर अलग हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने हमें सब पढ़ाया है बट आपने एस्टर हमें नहीं पढ़ाया। ये तो बता दिया कि सर एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, मगर एस्टर दिखता कैसा है, इसका फॉर्मूला कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो बताइए। तो मैं आपको एस्टर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको अल्कोहल का कंपाउंड बताया, जैसे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, ऐसे एस्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों। एस्टर का फॉर्मूला नोट करें, RC डबल बॉन्ड O, फिर एक O और फिर R। तो ये आपके पास में एस्टर है। ठीक है ना? तो ये आपका एस्टर कहलाएगा। तो एस्टर के यदि मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? इसका फंक्शनल ग्रुप बनेगा COOR। आप इसे R डैश भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसको R डैश लिख देते हैं, तो R डैश भी लिख सकते हैं, और नहीं तो COOR भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। R का मतलब तो आप जानते हैं। R का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? एल्किल रेडिकल। एल्किल रेडिकल या एल्किल ग्रुप, है ना? एल्किल ग्रुप या एल्किल रेडिकल को हम R बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बना करके दिखाता हूँ कुछ एस्टर के फॉर्मूले। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एस्टर बना के दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक डाउट है, बताएं बेटा।
देखिए, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा हमसे कि एस्टर के क्या एक ही फॉर्मूले होते हैं। देखो बच्चा, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर है। तो आप यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे तो आपको एल्किल ग्रुप जोड़ना है और आप मनमर्जी से इन दोनों को बदल सकते हैं बस, क्योंकि दो पोजीशन खाली है आपके पास में। मतलब यहाँ पे सीट खाली है, जो एल्किल ग्रुप चाहे आकर के बैठ जाए, बट इन दोनों को कार्बन को चेंज नहीं करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि एस्टर कैसे बनता है। चलिए, मैं सबसे छोटा एल्किल ग्रुप जोड़ता हूं। सबसे छोटा एल्किल ग्रुप क्या होता है? मिथाइल। तो पहला क्या बनेगा? CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH3। ये बन गया आपके पास पहला एस्टर। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका IUPAC नाम आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले राइट साइड में जो अकेला है उसका नाम लिखिए, ओ के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो ओ के साथ जो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम है मिथाइल। तो मिथाइल जोड़ दिया। और फिर इसके बाद बाकी बची हुई चीज में कार्बन काउंट करिए। कितने कार्बन है? दो। तो दो कार्बन का एल्केन क्या बनता है? इथेन। तो इथेन का ई हटा करके क्या जोड़ देंगे? O8। तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। तो ये कंपाउंड बन गया मिथाइल इथेनोएट। तो इसकी नेमिंग कर लीजिए अच्छे से, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है एकदम? सबसे पहले राइट साइड में जो एल्किल ग्रुप है उसका नाम लिखिए। तो राइट साइड में जो एल्किल ग्रुप है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो क्या है? मिथाइल। फिर लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उनको काउंट करिए। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन से क्या बन जाएगा? इथेन। और आपको जोड़ना है एस्टर के लिए O8। तो ये बन गया मिथाइल इथेनोएट। फिर से इसके कुछ कंपाउंड का हम केमिकल नेमिंग करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको एस्टर बनाने की प्रोसेस बता देता हूं। और अभी अभी मैंने कहा कि एस्टर बनाने की प्रोसेस का नाम है एस्टरीफिकेशन। और एस्टरीफिकेशन में आपको करना क्या है? जब भी आप एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला देते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? एस्टर प्लस वाटर। तो आइए इस रिएक्शन को हम डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? RCOH। RCOOH। बताइए बेटा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। तो ये एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको बॉन्ड खोल के भी लिख सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब यदि दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा आपके पास में? आपके पास में होगा ये कि यहां से OH और यहाँ का H मिल करके अलग हो जाएगा और अलग क्या कर लेगा? H2O। ये बना लिया। अब इसके पास क्या बन गया देखिए। अब आपके पास लेफ्ट साइड में बचा RCO और यहाँ क्या बचा है? RO। तो O पीछे से जुड़ जाएगा, एक O और एक R। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे R डैश ले लें, तो यहाँ पे R डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यदि ये बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो चलिए बॉन्ड बना के देख लीजिए। RC डबल बॉन्ड O रहा होगा, एक सिंगल बॉन्ड O और उससे एक सिंगल बॉन्ड H। कुछ इस तरीके की स्थिति रही होगी, सिंगल बॉन्ड H।
रिएक्ट कौन करने आ गया है? ROH। तो जानबूझ करके इसको पलट करके लिखिए। OH कैसे हो जाएगा? ये OH बन गया और ये R से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां से पानी को अलग कर दीजिए, वाटर को अलग कर देंगे। सो व्हाट इज वाटर? H2O, जिसको हम HOH भी लिख सकते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास? RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब यहां जो सिंगल बॉन्ड बचा है इधर पे, उससे कौन जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा। सो दिस इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। अब पर्टिकुलर करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं हम किसकी, यहाँ पे विनेगर की लड़ाई, यानी कि एथिल एसीटेट, सॉरी, CH3COOH की लड़ाई हम कराएंगे किसके साथ में? एल्कोहल के साथ। ठीक है, तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OOH, क्या है ये? इथेनोइक एसिड है। यदि IUPAC के नाम बात करें तो इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड। इसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है? C2H5OH। तो यहाँ पे H, यहाँ पे O और यहाँ पे C2H5, ये इसके साथ हमें इसकी रिएक्शन करानी है। ओके, C2H5OH कैसे रिएक्शन होगी देखिए। तो यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए जैसे ही हमने रिएक्शन कराई तो ये HOH अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कंपाउंड? CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और एक जो वैलेंसी खाली है इससे क्या जुड़ जाएगा? C2H5। ठीक है, C2H5। अब ये हमारा बन चुका है एस्टर कंपाउंड। तो एस्टर फैमिली का ये कंपाउंड है। और यदि पर्टिकुलर इसके हम नाम की बात करें तो सबसे पहले राइट साइड का नाम कौन सा ग्रुप है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का क्या बनता है? एथिल। तो सबसे पहले राइट साइड का नाम लिखेंगे, 2 कार्बन के एल्किल ग्रुप का नाम C2H5 बन गया एथिल। फिर एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन का एल्केन इथेन। तो इथेन, जैसे ही ई लिखने वाले थे आप क्या जोड़ देंगे? OH। ये बन गया एथिल इथेनोएट और ये आपका एस्टर बन के तैयार है। सो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में करेगा बेटा? ये जो रिएक्शन है ये एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्यों होगी? जैसे एसिड प्रेजेंट रहेगा और अगर H2O बना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है H2O को क्या करता है? सुखा देता है, मतलब डिहाइड्रेट कर देता है। अगर एसिड प्रेजेंट नहीं है, अगर एसिड प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन फिर से पीछे की तरफ हो जाएगी, मतलब रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ गए? तो वापस आपके इथेनोइक एसिड और क्या है ये? इथेनॉल, दोनों ही बन जाएंगे और आप रोक नहीं पाएंगे। बट यदि आपने यहाँ पे एसिड रख दिया है तो एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन केवल एक ही तरफ होगी। ओके, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन केवल वन साइडेड होगी। तो इसके कारण आपको यहाँ पे एसिड रखना पड़ता है। अब अगर आप एसिड रख देंगे तो ये रिएक्शन वन साइडेड होकर के रुक जाएगी। क्लियर बेटा? देखिए यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स अस एस्टर प्लस वाटर। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड react with an alcohol in the presence of acid. Acid is a catalyst here to form ester and water. चलिए, तो ये एस्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगली रिएक्शन लिखते हैं इथेनोइक एसिड की, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। है ना, अभी आपने एसिड की रिएक्शन किसके साथ देखी? एल्कोहल के साथ देखी।
तो जब एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट हुआ, जब एसिड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट हुआ, तो आपको क्या बना करके दिया? एस्टर बना के दिया। अब हम देखते हैं कि अगर एसिड जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या बना करके देगा? तो अगर बेटा एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप ऐसी रिएक्शन पढ़ चुके हैं एसिड एंड बेस में। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, आपको याद होगा जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटेलिक सॉल्ट। तो आपको मेटेलिक सॉल्ट देता है और कौन सी गैस लिबरेट करता है? हाइड्रोजन। बस वही रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। एसिड की रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराएंगे तो आपका मेटेलिक सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। आपके पास में एक एसिड है CH3COOH। आप रिएक्शन कराना चाहते हैं किसकी? Na के साथ, यानी कि सोडियम के साथ। आप यहाँ पर इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं। तो आपको पता है कि हमें, क्योंकि यहाँ पे H2 निकालना है, इसलिए हमको 2 सोडियम लेने पड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन भी लेने पड़ेंगे। तो आपने इनिशियली यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेकर के और यहाँ 2 सोडियम लेकर के चले। तो कैसी रिएक्शन होगी देखिए। 2 हाइड्रोजन पहले से अलग कर दीजिए, यहाँ पे वैलेंसी खाली हो गई, तो 2CH3COO, और यहाँ जो खाली हुआ है यहाँ पे सोडियम ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो ये कंपाउंड जो बन जाएगा, गलत बोल गया मैं, सोडियम एथॉक्साइड नहीं है। सोडियम एथॉक्साइड तो C2H5ONA होता है। हाँ, इस कंपाउंड का नाम याद रखें। इस कंपाउंड का नाम है, बिल्कुल जैसे हमने एस्टर की नेमिंग करी है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथेनोएट। हाँ, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथेनोएट। जैसे वहाँ पे मेथिल आ जाता था तो आप मेथिल इथेनोएट बोलते थे, यहाँ पे सोडियम आ गया है तो आप इसे क्या बोलेंगे? इसे आप सोडियम इथेनोएट बोलेंगे। ठीक है। तो ये कंपाउंड जो आपके सामने है ये सोडियम इथेनोएट है। यस, ये सोडियम है और ये 2 कार्बन है तो एस्टर का पार्ट है ये। तो क्या बन जाएगा? सोडियम इथेनोएट, और प्लस वाटर आपका अलग हो चुका है। 1 मिनट, वाटर अलग नहीं होगा यहाँ पे गलत किया इन लोगों ने, है ना। H2 अलग होगा, क्योंकि जब भी रिएक्शन मैंने किसकी बताई है? इसकी बताई है मैंने, सोडियम की। ओके, बट ये रिएक्शन किसकी है? बेस की है। हाँ, तब ये ठीक है। चलिए, मैंने अभी आपको जो रिएक्शन बताई है वो मैंने आपको एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ बताई है। अब अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो आप जानते हैं ये तो रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने पहले भी पढ़ी है कि जब भी एसिड और बेस टुगेदर रिएक्ट करते हैं तो क्या बना के देते हैं आपको? आपको बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको सॉल्ट एंड वाटर, हम्म, तो आपको ये जो है सॉल्ट और वाटर बना करके दिया करते हैं। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को? देखिए, एसिड आपके पास में है CH3COOH, और बेस आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है। तो यहाँ से H2O आपको अलग करना है, तो H ये अलग किया और OH आपने ये अलग कर दिया, तो क्या बन गया? CH3COONA प्लस कितना अलग हो गया? प्लस H2O। यस, तो ये देखिए आपने
यहाँ पे क्या रिएक्शन करी आपने? यहाँ पे आपने एसिड की रिएक्शन कराई है बेस के साथ, और आपके पास बन चुका है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड प्लस बेस आपके पास क्या मिलके आ गया है? सॉल्ट एंड वाटर आपको मिलके बन चुका है। क्लियर? तो अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। चलिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं साबुनीकरण, यानी साबुन का बनाना, सोप का बनाना। अब इंग्लिश से समझ में नहीं आएगा कि ये सोप लिखा है, मगर कुछ कुछ, क्योंकि सोप की स्पेलिंग SOAP होती है, मगर यहाँ सेपो लिखा है, तो साबुनीकरण हिंदी में क्लियर हो जाती है। तो आइए देखते हैं सेपोनिफिकेशन, व्हाट डज इट मीन। सेपोनिफिकेशन का मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोप। कैसे बनती है साबुन? देखिए, जब भी आप एक एस्टर को, एस्टर की रिएक्शन आप एक एल्कली के साथ कराते हैं, एल्कली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस, तो एस्टर को आप ट्रीट करेंगे वाटर सोल्यूबल बेस यानी एल्कली के साथ। ओके, तो जब भी आप एस्टर की रिएक्शन एल्कली के साथ करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जी हाँ, तो आपके पास जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अच्छा, फैटी एसिड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें कार्बन की लंबी चेन होती है, इसलिए इसको फैटी एसिड बोलते हैं। कार्बन की चेन हुआ करती है तो इसको फैटी एसिड बोलते हैं। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? साथ में आपके पास में एल्कोहल प्रोड्यूस होगा। ओके, तो साथ में आपके पास में क्या प्रोड्यूस होगा? साथ में आपके पास में यहाँ पे एल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा, तो प्लस एल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन आपकी आएगी, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, ये रिएक्शन कहलाती है सेपोनिफिकेशन, यानी कि इसी रिएक्शन से आपका साबुन बनता है। अब आइए देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यही आपका जो कहलाएगा, इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप कहोगे कि हमारा साबुन बन चुका है। दिस इज एग्जैक्टली सोप, यही साबुन है आपका। अब आइए एक रिएक्शन हम देखे लेते हैं। तो हमें कोई एस्टर लेना है, तो हम एस्टर के लिए क्या ले लेते हैं? हम एस्टर के लिए लेते हैं अपना वही एस्टर जो हमने बनाया था, अभी ऊपर बनाया था। ये देखिए, हम जो एस्टर बनाए थे उसी को, एस्टर को हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3COO C2H5। तो ये हम एस्टर ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। बेटा ये मेरे पास क्या है? एस्टर है। इसका नाम क्या है? एथिल इथेनोएट। तो एथिल इथेनोएट नाम का एस्टर हमारे पास में है। अब मुझे इससे क्या बनाना है? साबुन बनाना है। तो मैंने क्या कहा, इसके साथ मुझे किसकी लड़ाई करानी है? एल्कली। तो मैं एक वाटर सोल्यूबल बेस ले लेता हूं, पानी में घुलने वाला बेस, NaOH। ठीक है, तो मैं इसे लिख दिया मैंने क्या? NaOH। ठीक है, NaOH। अब मैं NaOH कैसे लिखता हूं? जानबूझ करके मैं Na यहां लिखता हूं और OH यहां लिखता हूं, जिससे कि आपको फायदा हो। चलिए, अब किस तरीके से रिएक्शन होगी देखिए। ये जो आपका ये वाला पार्ट है, C2H5 वाला पार्ट, ये अपने बॉन्ड के साथ जा करके OH को ले जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? रिएक्शन के बाद एक चीज आपके पास अलग हो जाएगी, C2H5OH। C2H5OH, क्योंकि ये देखिए, यहां से C2H5 गया और यहां से OH गया। अब बच क्या गया आपके पास में, वो लिख दें। तो जो आपके पास बच गया है वो बचा है CH3
सी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ में क्या, Na। ये देखिए, ये क्या है, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि सोडियम लगा हुआ है तो ये बन चुका है हमारे पास। दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो बेटा ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एस्टर बोलते हैं। दिस इज द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ओहो हो, एस्टर तब होता है जब यहाँ पे सोडियम नहीं होता। एस्टर का सोडियम सब्स्टिट्यूट है ये। सो ये सोप है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज दिस, दिस इज सोप। तो ये साबुन है बेटा आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसी को आप क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन हो चुकी है। CH3COO, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, C2H5OH प्रोड्यूस करेगा, और CH3COO, Na। और यही सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोप। ये साबुन बन चुका है। चलिए, साबुन के बाद आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट और साबुन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, अगर आपके पास हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर है यानी समुद्र का पानी, अगर आप समुद्र के पानी के साथ साबुन को रगड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, समुद्र के पानी के साथ अगर आप साबुन को रगड़ेंगे तो फोम नहीं बनेगा। फोम यानी कि झाग नहीं निकलेगा, बल्कि एक पिलपिला सबस्टांस आपको मिलेगा। एक पिलपिला सबस्टांस आपको मिलेगा। उस पिलपिले सबस्टांस को क्या बोलते हैं, उस पिले सबस्टांस को बोलते हैं स्कम। ये काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अपनी हथेलियों को लीजिए और अपनी हथेलियों में थोड़ा सा सरसों का तेल रगड़ लीजिए, काफी सारा, और फिर जाइए और उसके ऊपर साबुन को रगड़िए। तो जब आप सरसों के तेल में अपनी हथेली रगड़ने के बाद आप साबुन को रगड़ेंगे तो आप देखिएगा साबुन आपका फैन नहीं देगा, आपका साबुन एक चिपचिपा पिलपिला टाइप का सबस्टांस बन जाएगा, और आप कहेंगे कि स्कम फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, स्कम फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक, यदि हार्ड वाटर में आप साबुन को रिएक्ट करते हैं तो साबुन सॉफ्ट वाटर के साथ तो बढ़िया है, मगर हार्ड वाटर के साथ बढ़िया नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम है आपकी। फिर इसका क्या ऑप्शन निकला, तो हार्ड वाटर के साथ जो सही काम करते हैं वो हैं डिटर्जेंट। जी हाँ, कौन है, डिटर्जेंट। ठीक है ना, क्योंकि जो सोप होता है, हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दो आयन हुआ करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करता है, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, साबुन खुद इनके साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब जो सोप है वो इनके साथ बॉन्ड बना लिया करता है। मगर हार्ड वाटर जब डिटर्जेंट के साथ लड़ाई करता है तो ये बॉन्ड नहीं बनता है, तब ये बॉन्ड नहीं बनता है, और आपको फोम यानी कि झाग इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको जो फोम होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम करता है। अब सवाल उठता है कि ये डिटर्जेंट क्या होता है, क्योंकि सोप तो मैंने आपको बता दिया कि सोप क्या है। अब आप जानना चाहते हैं कि ये डिटर्जेंट क्या है। सोप क्या बताया मैंने, सोप मैंने बताया सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ऑफ फैटी एसिड। मतलब कोई फैटी एसिड है, लाइक CH3COO, ये एक फैटी एसिड हो गया, इसका कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। बस इतना फर्क है डिटर्जेंट में कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट नहीं होते हैं। वो कौन से सॉल्ट होते हैं, ये होते हैं सल्फोनेट सॉल्ट। मेरे साथ बोलेंगे कौन से सॉल्ट, सल्फोनेट सॉल्ट। कौन से सॉल्ट, सल्फोनेट सॉल्ट।
मतलब इसमें सल्फोनेट आयन होता है। सल्फोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? HSO3 - 1, है ना? HSO3 - 1, HSO3 +1 होता है, +1 ही होता होगा, ठीक है ना? यस, +1 होता है। तो HSO3 +1 यहाँ पे ये सल्फोनेट आयन होता है, तो इसमें आकर के ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना? तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। चलिए, ये सल्फोनेट की जगह आप अमोनियम माने तो बेहतर होगा यहाँ पे। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, है ना? तो अमोनियम आयन क्या होता है बेटा? NH4+। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है बेटा? NH4+। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा? CH3COO। देखिए, पहले Na जुड़ता था यहाँ पे अपने पॉजिटिव आयन को लेकर के। अब यहाँ पे Na नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पे कौन जुड़ेगा? अब यहाँ पे अमोनियम आयन जुड़ेगा, NH4+। ठीक है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ये एक क्या है? ये आपके पास में एक डिटर्जेंट है। तो ये आपका डिटर्जेंट कहलाएगा। सो अब देखते हैं, डिटर्जेंट हमने देख लिया है। सो व्हाट इज डिटर्जेंट? इट इज द अमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना? अमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। एनसीईआरटी में जरा देख लीजिएगा, वहां पे सल्फोनेट सॉल्ट बोला है, तभी मेरे को याद है। तो अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलिए अब देखते हैं, कंपैरिजन है यहाँ पे। एक कंपैरिजन है साबुन और डिटर्जेंट के बीच में। तो व्हाट इज सोप? सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यस। ये कौन से सॉल्ट होते हैं? हाँ, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, इसकी जगह मैं आपको बोलूंगा आप एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन आप यूज करें, अमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, हाँ, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। अब इतना डीप में नहीं जाना है, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन ये सब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिखना है अमोनियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलिए अगला, हार्ड वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं सोप? स्कम बनाते हैं, एक पिलपिला सब्सटेंस स्कम प्रोड्यूस करते हैं। क्या डिटर्जेंट हार्ड वाटर में परेशान होते हैं? नो वे, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं हार्ड वाटर में। ओके, क्या हार्ड वाटर सोप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है? ऑब्वियसली, हार्ड वाटर अफेक्ट इट्स क्लींजिंग एक्शन। हार्ड वाटर इसके क्लींजिंग एक्शन को परेशान करता है, रोक देता है। मगर डिटर्जेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। हार्ड वाटर डज नॉट अफेक्ट इट्स क्लींजिंग एक्शन। क्लियर है बेटा? सो दिस इज कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। अब आइए इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन सफाई कैसे करता है? यस, एनी डाउट बच्चों? कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये बड़ी ही अच्छी प्रोसेस है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए, साबुन किसकी सफाई करता है? साबुन सफाई करता है डर्ट की। और डर्ट क्या है बेटा? डर्ट यानी कि पसीना, यानी कि स्वेट प्लस डस्ट। डस्ट यानी सॉइल पार्टिकल। यस, डस्ट। जब भी पसीना डस्ट के साथ मिलता है तो एक काले से कलर का चिकनाई युक्त पार्टिकल बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं डर्ट। डर्ट यानी कि गंदगी। ओके, यस। तो चिकनाई युक्त पार्टिकल बना लिया करता है, इसको हम डर्ट बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप
ये आपके पास में पानी की बाल्टी है और आप इस पानी की बाल्टी में डिटर्जेंट, सॉरी, साबुन या डिटर्जेंट, दोनों की क्लीनिंग एक्शन लगभग एक जैसी है, ये है। और आपने इसके ऊपर अंदर ये कपड़े डाल रखे हैं। ठीक है, मैं आपको पर्टिकुलरली फोकस कर रहा हूं डर्ट के इस पार्टिकल पर। ये एक डर्ट का पार्टिकल इसके ऊपर लगा हुआ है और अंदर साबुन का लिक्विड सोल्यूशन भरा हुआ है, कुछ इस तरीके का। ये साबुन का सोल्यूशन भरा हुआ है। अब आइए देखते हैं जो साबुन का सोल्यूशन है वो क्या है। साबुन का सोल्यूशन है सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब एक बड़े एसिड का सोडियम सॉल्ट। मैं ज़्यादा बड़ा एसिड तो नहीं ले रहा हूँ। मैं CH3 CH2 COONA, मतलब मैंने कितने कार्बन का, 1 2 3 4, 4 कार्बन का और एक सोडियम ले लिया मैंने, फैटी एसिड ले लिया। तो केमिस्ट्री में इसको कैसे दिखाते हैं, एक एज यानी एक कार्बन, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो हमारे साबुन होते हैं ना, वो 15-15 कार्बन के फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, मतलब 15 फिर 16। आप कहो इतने से साबुन बन जाएगा तो बहुत अच्छा साबुन नहीं बनेगा, ठीक ना। तो 15-16 कार्बन का लगभग चेन होती है। तो ये लिखिए मैंने इतने सारे कार्बन की चेन बना दी है। और लास्ट में क्या जुड़ा होगा बेटा, सोडियम। ये Na+ है तो Na, बट अपना पॉजिटिव नेचर लेकर के जुड़ा होगा। ओके, ये Na है और ये अपना पॉजिटिव नेचर लेकर के जुड़ा हुआ होगा। यदि मैं कार्बन की बात करूं तो इस पर्टिकुलरली चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बेटा 17 कार्बन का ये आपके पास में फैटी एसिड है, इसीलिए इसका नाम भी फैट है, क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा जैसे ही आप इसको डालोगे तो इसमें दो पार्ट है, एक ये चेन वाला पार्ट है और एक ये सोडियम पार्ट है। बेटा ये जो चेन वाला पार्ट है ना, ये जो चेन वाला पार्ट है ये किसको प्यार करता है, ये डर्ट को प्यार करता है और ये पानी से दूर जाना चाहता है। मतलब ये जो चेन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट है बेटा, ये पानी से प्यार करता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जी हाँ, हाइड्रोफिलिक। तो होता क्या है, ये जो डर्ट बैठी हुई है, डर्ट को कौन पसंद करता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। तो जैसे पानी के अंदर ये चेन बनी हुई है, ये डर्ट को पकड़ेंगी और डर्ट को घेरना शुरू कर देंगी। ये देखिए डर्ट है, तो डर्ट के अलग अलग तरफ से सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गए, ठीक है ना। ये यहाँ से पकड़ लिया, ये यहाँ से पकड़ लिया, क्योंकि कपड़ा तो 3D स्ट्रक्चर में अंदर झूम रहा होगा, तो हर तरह से इसको इन लोगों ने दर्द से दबोच लिया। हम हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, इवन एक पीछे से भी दबोच लिया। और ये सब इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम। और सोडियम किसके पास रहना चाहता है, सोडियम जुड़ा रहना चाहता है पानी के साथ, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। तो जब इन लोगों ने सब इसको दबोच लिया तो क्या किया, एक तरीके से जो कपड़े में डर्ट लगी हुई थी उसको दबोचने के बाद इन लोगों ने हर तरफ से दबोचा और एक तरीके से वो जो डर्ट थी वो कपड़े से डिटैच हो गई, अलग हो गई। जो कपड़े के अंदर थी वो कपड़े से डिटैच हो गई और डिटैच होने के बाद इन्होंने और जबरदस्त तरीके से इसकी पैकिंग कर दी डर्ट की, और वो डर्ट एक नए स्ट्रक्चर में बदल गई। पैकिंग होने के बाद उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। इस तरीके से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है,
ठीक है, क्योंकि हर कोई बराबर से खींचना चाहता है, ये मेरा है, मेरा है, मैं जुड़ूंगा, मैं जुड़ूंगा। तो बराबर 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 हर तरफ से, क्योंकि अब कपड़े से तो अलग हो ही चुकी है, तो सब खुले मैदान में आ चुके हैं, सब अपने अपने तरीके से उसको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर हो चुका है मिसेल। अब भाई जब कपड़े से अलग हो गई है और मिसेल बन चुका है, और मिसेल बन करके कहाँ आ जाएगा, पानी की सरफेस में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो सोडियम वाला पार्ट है वो उसको पानी की तरफ खींच रहा है। और जब आप वापस इसको रिंस करोगे यानी धोगे, तो ये पानी के साथ बह करके कहाँ चला जाएगा, बाल्टी के बाहर चला जाएगा या कपड़े से दूर चला जाएगा। ओके, तो ये देखिए बात करते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल की जो टेल है बेटा, ये पानी की दुश्मन है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। और ये किसकी लवर है बेटा, ये डर्ट लवर है, वाटर फियरिंग हाइड्रोफोबिक टेल, और ये डर्ट को प्यार करती है। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द ऑयल, वही ऑयल मतलब डर्ट, जो काला कचड़ा लगा हुआ है, पसीने से बना हुआ है, पसीना मतलब ऑयल, तो ये तेल ऑयल चिकनाई के साथ जुड़ जाती है। द हाइड्रोफिलिक हेड इंटरेक्ट विद द वाटर, ये जो है बेटा ये वाटर के साथ रहेगा, बिकॉज ये वाटर लविंग है। जैसे ही आप साबुन के साथ वाटर ये डर्ट इंटरेक्ट करता है, when dissolved in water soap molecule form micelles which remove oil dirt from the cloth। ये देखो पहले ये इंटरेक्ट हुए, और इंटरेक्ट होने के बाद ये जो इनका बाहर वाला हेड था किसको पॉइंट करेगा, वाटर को, और जो अंदर वाला टेल था किसको पॉइंट करेगा, डर्ट को, क्योंकि ये वाला पार्ट डर्ट से प्यार करता है और बाहर वाला पानी से। डर्ट ट्रैप्ड विद इन द सोप मिसेल, और ये इसको ट्रैप कर लेंगे, जकड़ देंगे बहुत जोर से, और इतनी जोर से जकड़ेंगे कि इसको फैब्रिक से छुड़ा ले जाएंगे। पहले जो फैब्रिक, देखो ये फैब्रिक था, पीछे पीछे दिख रहा है इंप्रेशन, फैब्रिक में जकड़ा हुआ था। देखो पहले ये देखो, ये पीछे पीछे इंप्रेशन दिख रहा होगा आपको, तो पीछे फैब्रिक है। अब ये क्या हुआ, फैब्रिक तो वहीं रह गया और डर्ट आगे निकल गया, मिसेल उसको लेकर के आगे बढ़ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप कपड़े को रिंस कर दोगे, पानी डालोगे, तो ये पानी के साथ चला जाएगा आगे, और आपके पास कपड़ा प्योर बचा रहेगा, धुला धुलाया। क्लियर है एकदम। सो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसको बस आप थ्योरेटिकली अब लिख देंगे और आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। रिवाइज करने की बात करी जाए तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हमने पढ़ी एलोट्रॉपी, एलिमेंट ऑफ carbon found in different form having same chemical nature but different physical nature is called allotropy। 3 एलोट्रोप हैं, ग्रेफाइड, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। फिर कैटेनेशन पढ़ी, द लॉन्ग चेन एबिलिटी ऑफ अ कार्बन। टेट्रावेलेंसी पढ़ाई, कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, उनका नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप आर द एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच गिव देयर फंक्शनल एबिलिटी, और ये कहने चाहिए उनका केमिकल बिहेवियर देते हैं टू द कार्बन चेन फ्रॉम विच दे गेट अटैच्ड। देन कार्बन कंपाउंड हो गए। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ी, कंबशन मैंने आपको पढ़ाया, एडिशन रिएक्शन पढ़ाई, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने किसकी पढ़ाई आपको, एल्कोहल की। और मैंने बताया कि एल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। एक सिंपल सी रिएक्शन थी, आई होप आपको याद होगी, CH3CH2OH, दिस इज इथेल अल्कोहल। व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कौन देता ऑक्सीजन, एसिटिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, या एल्कलाइन KMnO4। मैंने आपको क्लास में एल्कलाइन KMnO4 बताया है, KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इससे क्या बन जाएगा, ये इससे बन जाएगा एसिड, CH3COOH।
देन इसके बाद हमने आपको सोप एंड डिटर्जेंट में क्लासिफिकेशन, सोप वर्सेस डिटर्जेंट, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इस तरीके से बच्चों हमारा चैप्टर ये पूरा फिनिश हो जाता है।